हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, येस बैंक एफपीओ का आज तीसरा दिन है। देखिए, ये जो इशू है ये आज बंद हो जाएगा। मतलब जितने भी इन्वेस्टर जो इस इशू के अंदर, इस एफपीओ के अंदर पैसा लगाने वाले थे, उनके लिए आखिरी मौका है इस एफपीओ के अंदर पैसा लगाने का। मंडे को ये जो एफपीओ है ये आपको नहीं मिलेगा। इस एफपीओ को किस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम पे क्या होगा। मतलब लिस्टिंग के टाइम पे एफपीओ के जो शेयर्स हैं उनको कुछ लिस्टिंग गेन मिलेगा। अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा तो लिस्टिंग के बाद का जो टाइम होगा वो कैसा होगा स्टॉक के लिए, और लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है ये कैसा रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एफपीओ के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और आज की डेट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एफपीओ को किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक मिला है और किस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से आया है, वो इस एफपीओ के अंदर कितना इंटरेस्टेड है। सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। जो भी होना है आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन कल तक क्या सिचुएशन थी, कल शाम तक क्या सिचुएशन थी, उसको हम यहाँ पे देखेंगे और इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस देखें तो आज की डेट में ये जो स्टॉक है ये कहीं 19.2 के लेवल पे बंद हुआ है। कल जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो था 19.2, मतलब 19.2 के आसपास ये जो स्टॉक है ये बंद हुआ था कल। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्टॉक में बड़ी गिरावट आएगी। देखिए, मैं 26 के लेवल से आपको लगातार बोल रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी नीचे जाएगा। 18 का लेवल मैंने यहाँ पे दिया था कि 18 के लेवल पे ये जो स्टॉक है ये तुरंत आ सकता है। और इस स्टॉक का अगर आप आज डे लो देखते हैं तो 18.7 ऑलरेडी बन चुका है। स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, 26 रुपये से यहाँ पे 18 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। आज की डेट में इसका अगर हाई देखें तो 20 रुपये के आसपास था। मतलब जब से स्टॉक खुला है तब से लगातार गिरावट इसमें देखने के लिए मिली है और करीब 6% के आसपास ये गिर के आज बंद हुआ है। मार्केट कैप इसकी 24,000 करोड़ की है और बुक वैल्यू इस स्टॉक की करीब 17 रुपीज़ के आसपास की है। तो 70 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है। अब मार्केट कैप देखिए, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे इतने सारे शेयर्स यहाँ पे इशू हो रहे हैं, जितने शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशूड हैं उतने ही शेयर फिर से लेके आए जा रहे हैं। लगभग उतने ही शेयर्स फिर से इशू होंगे। उसके बाद भी मार्केट कैप में कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह देखिए क्या है। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम पे स्टॉक प्राइस था करीब 26-27 के आसपास। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो 38,000 करोड़ थी, 38,000 करोड़ के आसपास थी। आज की डेट में कम होकर 24,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। अगर ये 2 रुपये स्टॉक और गिर जाता है तो ये जो मार्केट कैप है आपकी 20,000 करोड़ के आसपास आ जाएगी। जो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे इशू होने हैं 15,000 करोड़ के, 15,000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो 12 रुपये के प्राइस पे इशू होंगे। और अगर मैं मान के चलूँ 12 रुपये के आसपास ही वो ट्रेड हो जाएंगे, तो आप समझिए कि यहाँ पे किस तरीके की मार्केट कैप होगी। मार्केट कैप करीब 35 से 40,000 करोड़ के आसपास ही होगी। तो इस स्टॉक के बारे में कुछ और भी जानेंगे। ये बेसिकली मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे पूछा गया था कमेंट के जरिए कि मार्केट कैप इस कंपनी की कैसे चेंज नहीं होगी। मार्केट कैप तो इसकी चेंज हो जाएगी जब 15,000 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो मार्केट कैप इस कंपनी की चेंज होनी चाहिए। आप क्यों बोल रहे हो कि मार्केट कैप इस कंपनी की चेंज नहीं होगी। तो ये बेसिकली उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। इस एफपीओ को देख लेते हैं। देखिए, 15,000 करोड़ के आसपास का ये एफपीओ है। 15 जुलाई से 17 जुलाई तक ये जो इशू है ओपन रहना है और फ्रेश इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू होते दिखाई दिए हैं। सेबी ने यहाँ पे एसबीआई को ऑलरेडी परमिशन दी है 1760 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट और करने की इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे जो एफपीओ के अंदर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उसके ऊपर कोई लॉक इन नहीं होगा। 12 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस रखा गया। 12 से 13 रुपये के आसपास जो इस स्टॉक की अलॉटमेंट होगी और 1,000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। 1 रुपये के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनको। और बाकी जो पब्लिक के लिए जो शेयर्स का जो प्राइस है वो है करीब 12 रुपये से लेके 13 रुपये के आसपास। देखिए, पब्लिक इशू खुलने से पहले सिर्फ एक दिन पहले यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो इशू है ये खुलता हुआ दिखाई दिया था। ये जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अमानसा होल्डिंग्स, या फिर इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, जुपिटर इंडिया फंड। ये ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। एक कोटा है एंकर इन्वेस्टर के लिए, उस कोटे के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। वही जो इन्वेस्टमेंट है करीब 4100 करोड़ के आसपास की है। तो जब ये इशू ओपन हुआ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए,
वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया एक दिन के अंदर ही। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि देखिए जो पब्लिक है उसके लिए आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पब्लिक कर रहा है। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर है उन्होंने पूरी बाइंग कर ली है, उनको जितना अलॉटमेंट होना था उसके लिए पूरी एप्लीकेशन आ चुकी हैं और वो जो इशू है वो पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। 100% सब्सक्राइब यहाँ पे वो इशू हो चुका है। देखिए अगर आप एफपीओ की बात करते हैं, मतलब अगर सिर्फ आप पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, तो पब्लिक शेयर होल्डर्स में भी अगर आप एंकर इन्वेस्टर को हटा देते हैं तो जो इशू था वो करीब 910 करोड़ के आसपास का था, जिसमें कि 434 करोड़ के आसपास की जो एप्लीकेशन है और बाकी करीब 52% अभी जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन नहीं आई है। देखते हैं थर्ड डे में कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है पब्लिक के द्वारा। जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है जैसे मैंने बताया। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिर्फ और सिर्फ 11% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेशन दी है इस स्टॉक के एफपीओ के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 19% की एप्लीकेशन आई है और जो एम्प्लॉय कोटा है उसमें करीब 10.5% की एप्लीकेशन आते हुए दिखाई दी है। तो अगर हम देखें तो देखिए पब्लिक से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और अच्छे बड़े नाम है जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इससे एक चीज़ पता चलती है, एक तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको इनिशियल गेन ना मिले, मतलब लिस्टिंग गेन ना मिले, लेकिन क्योंकि बड़े नाम इस स्टॉक के अंदर जुड़े हुए हैं। देखिए एसबीआई के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस होंगी तो एसबीआई ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। लेकिन जो प्राइवेट बायर्स हैं, प्राइवेट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो देखिए इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं कभी शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते, ये कोशिश करते हैं कि लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीदा जाए और वो इस स्टॉक में 12 रुपये के प्राइस पे काफ़ी कंफर्टेबल नजर आते हैं, जो कि 100% जो इशू है वो एक दिन के अंदर सब्सक्राइब हो जाता है। तो दैट मीन्स कि उनका अभी इस स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस है, 12 रुपये की जो वैल्यूएशन है उनको ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्टॉक की लिस्टिंग के टाइम पे, तो देखिए लिस्टिंग अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे ग्रे मार्केट में इस स्टॉक के लिए नहीं था। और आज की डेट में भी अगर हम देखें जो जैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टॉक को मिल रहा है, शायद आपको लिस्टिंग गेन इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ना हो। अब अगर हम देखें इसको मिड टर्म के लिए, मिड टर्म में भी देखिए स्टॉक बहुत तेज़ी से चलेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो इक्विटी बेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस एफपीओ के बाद इस कंपनी का, और जो मूवमेंट है इस स्टॉक में थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको बहुत अच्छे गेन मिल जाएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म में बात चलें तो देखिए जैसा इंडियन इक्विटी मार्केट है या फिर जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ से 1, 2, 3 साल के बाद ज़्यादातर लोग भूल जाएंगे। लोग पास्ट बहुत जल्दी भूलते हैं इंडिया में, तो लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले। जैसे ही फाइनेंशियल स्टॉक्स में, स्पेशली अगर बैंक्स की मैं बात करूँ, वहाँ पे जैसे ही ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी, जैसे ही वहाँ पे अपटिक लगेगा, आप देखेंगे कि इस स्टॉक में भी एक ठीक ठाक वैल्यूएशन आपको आती मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल गेन के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, क्योंकि जब ये कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मतलब जब ये स्टॉक पीक पे था, उस टाइम पे इस कंपनी की वैल्यूएशन 1-1.25 लाख करोड़ के आसपास थी मैक्सिमम। तो उस वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए इसको भी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। हाँ, आपको 2-3 साल के अंदर एक रीजनेबल गेन यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक रीजनेबल स्टॉक है, मतलब इसको आप लेके आप कुछ ना कुछ गेन इसमें जरूर कर सकते हैं अगले 2-3 साल के अंदर। दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आपकी जो भी ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कमेंट बॉक्स में ही डिस्कशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।